हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हमारा क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस किए थे, वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ही थे। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कौन ऑन कर रहा था? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। आप मेरे जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे थे, मैनेज भी वही कर रहे थे और कंट्रोल भी उनका ही था। तो ऐसी एंटरप्राइजेस जिनके ऊपर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल हो वो होती हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में बेसिकली हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और ग्लोबल एंटरप्राइजेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बेसिकली वो एंटरप्राइजेस होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उनके ऊपर ऑनरशिप भी गवर्नमेंट की ही होती है। वो चाहे पार्टली हो या फिर होली, मतलब कि चाहे सारी की सारी ऑनरशिप गवर्नमेंट की है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट की है या फिर कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का है, वो सारे एंटरप्राइजेस कौन से होंगे? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बेसिकली 3 तरह के एंटरप्राइजेस आते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, फिर आते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और फिर आते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। ये 3 तरह के एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फॉर्म है। बेसिकली जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है, वो होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की कोई भी लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं। बेसिकली जो भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये डिपार्टमेंट्स उनके अंडर फंक्शन करते हैं, उनके अंडर ही वर्क करते हैं। अब सबसे पहले मिनिस्ट्रीज वर्ड समझते हैं। मिनिस्ट्रीज किसे कहते हैं? देखो, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने सभी एरियाज को डिवाइड किया हुआ है स्पेसिफिकली। जैसे कि एजुकेशन का एक एरिया हो गया, एग्रीकल्चर का एक एरिया हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एरिया हो गया, फॉरेन रिलेटेड डीलिंग्स जो है वो अलग एरिया हो गया, फाइनेंस का एक अलग एरिया हो गया। तो ये जो एरियाज गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए हैं, इन पर्टिकुलर एरिया को हमने नाम दिया है मिनिस्ट्रीज का। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की, इनके अंडर गवर्नमेंट ने जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं वो होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जैसे कि रेलवेज। रेलवेज एक डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर काम करता है, फंक्शन करता है। तो रेलवे क्या है? एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। वैसे ही डिफेंस एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो बेसिकली जो भी मिनिस्ट्रीज के अंडर डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं गवर्नमेंट के, जिनमें गवर्नमेंट की ही ऑनरशिप है और मैनेजमेंट और कंट्रोल भी सारा गवर्नमेंट का है, वो डिपार्टमेंट्स होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फीचर्स देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बेसिकली होती क्या है और कैसे वर्क करती हैं। तो क्या है, ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। सबसे पहले है, दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। क्या मतलब हुआ कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो सारा अपना काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करती हैं। बेसिकली अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री अंडर क्रिएट की गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर उसका काम होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्रिएट की है तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी हेड होगी और सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर क्या है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं। थर्ड फीचर है, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए, काम करने के लिए फाइनेंस चाहिए।
तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उन्हें फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने एनुअल बजट से। गवर्नमेंट अपने सरकारी खजाने से, गवर्नमेंट ट्रेजरी में से इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को काम करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंस कहाँ से लेते हैं ये लोग? गवर्नमेंट ट्रेजरी में से। नेक्स्ट पॉइंट है द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स विल डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब देखो लास्ट पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि ये फाइनेंस कहाँ से लेते हैं? गवर्नमेंट ट्रेजरी में से। अब ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स काम करके कोई भी रेवेन्यू अगर अर्न करते हैं, जैसे रेलवे है, रेलवे अगर कोई रेवेन्यू अर्न करती है तो वो रेवेन्यू कहाँ पे जाएगा? वो रेवेन्यू भी वापस इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही डिपॉजिट करवाना होगा। मतलब कि कोई भी अगर ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं वो अपने पास नहीं रख सकते, इन्हें वापस वो सारी की सारी इनकम गवर्नमेंट ट्रेजरी में सरकारी खजाने में ही डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स एंड आर रिक्रूटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज। जो भी एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करते हैं उन्हें हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी बोल सकते हो। और वो हम कैसे रिक्रूट करते हैं, मतलब कि अपॉइंट कैसे किए जाते हैं? जो भी सिविल सर्विसेज के रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वन डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है उनका एक हेड होता है जो सारा का सारा फंक्शन देखता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, और वो हेड जो भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसको अकाउंटेबल होता है, उसको आंसरेबल होता है। फॉर एग्जांपल कि जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है उसका एक हेड होगा, वो हेड रेलवे मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होगा जो भी रेलवे में काम हो रहा है उसके प्रति। तो एक डिपार्टमेंटल हेड होगा और वो डिपार्टमेंटल हेड कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट द सूट कैन बी फाइल्ड एज इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे कोई केस करना है तो वो सेम उसी मैनर में किया जाएगा जैसे कि आप गवर्नमेंट पे कोई केस करते हो, क्योंकि इनकी एंटिटी गवर्नमेंट से सेपरेट नहीं है, सेम एंटिटी ही होती है गवर्नमेंट की और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। तो कोई भी केस करना हो तो सेम उसी मैनर में किया जाएगा जैसे कि आप गवर्नमेंट पे केस कर रहे हो। तो एक बार समराइज करते हैं सारे फीचर्स को, क्या क्या थे। सबसे पहला था कि कंट्रोल जो होता है वो सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा। अगर सेंटर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है तो सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर क्रिएट किया है तो स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती इनकी गवर्नमेंट से। थर्ड पॉइंट था कि इनको फंड्स कहाँ से मिलते हैं? गवर्नमेंट ट्रेजरी में से, सरकारी खजाने में से इनको फंड्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो भी रेवेन्यू ये अर्न करेंगे वो रेवेन्यू कहाँ पे जाएगा? वापस सरकारी खजाने में ही इनको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो भी एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं उन्हें हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था कि हर एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक हेड होगा जो कि कंसर्न मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर आपको कोई केस करना है तो सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे कि आप गवर्नमेंट के ऊपर केस कर रहे हो। तो होप आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है और क्या क्या इसके फीचर्स है वो समझ आया होगा। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स क्या क्या है। सबसे पहला मेरिट है इजी फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बनाने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इजीली फॉर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। इसीलिए कहा जाता है कि इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में इफेक्टिव कंट्रोल होता है कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स इनको कहाँ से मिलते हैं? गवर्नमेंट ट्रेजरी में से। अब सरकारी खजाने में से इनको फंड्स मिल रहे हैं तो इनको अपने फंड्स का प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है, पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। कितने फंड्स इनको मिले, कितने फंड्स इन्होंने कहाँ कहाँ पे यूज़ किए, वो सारा हिसाब किताब इनको रखना पड़ता है और इसी वजह से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कम हो जाती है और फंड्स ऑप्टिमली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, मतलब कि अगर आपको कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो उस काम के प्रति आपकी जवाबदेही सामने वाले पर्सन के प्रति होगी। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है पब्लिक के पास। अब इन्हें फंड्स कहाँ से मिल रहे हैं? गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी में से पैसे कहाँ से आते हैं? जो पब्लिक उन्हें गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करती है, फीस पे कर रही है, ड्यूटीज पे कर रही है, वहां से गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास पैसे आ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को दे रही है काम करने के लिए। तो कहाँ कहाँ पे ये लोग फंड्स यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इनको पार्लियामेंट को देनी पड़ती है। और पार्लियामेंट किसके लिए काम करती है? पब्लिक के लिए। तो इनडायरेक्टली इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो किसके प्रति हो जाती है? पब्लिक के प्रति। इन शॉर्ट, इनको जो भी ये फंड्स मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका पूरा लेखा जोखा इनको पब्लिक के पास देना होता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे फंड्स यूज किए। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक रेवेन्यू। फीचर्स में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अर्न करती हैं वो इन्हें गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेसिकली पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक ने टैक्सेस वगैरह पे किए हुए वही पैसा होता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो जो भी इनकम ये लोग अर्न करेंगे वो कहाँ पे जाएगा? पब्लिक ट्रेजरी में। तो बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की रेवेन्यू से पब्लिक का पैसा, पब्लिक की रेवेन्यू, सरकारी खजाना वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो भी कुछ अर्न करेंगे वो कहाँ पे जाएगा? पब्लिक रेवेन्यू में जाएगा और इससे पब्लिक की रेवेन्यू है जो वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि गवर्नमेंट अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रख सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट में जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह बना रही है कि कैसे डिफेंस कर सकते हैं हम, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम अपनी कंट्री की, वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को शेयर करने के लिए बाउंड नहीं होती। इसीलिए इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो भी काम हो रहा है उसके लिए हम सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है कि हमें जो भी काम हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना मैंडेटरी नहीं हो सकता, सीक्रेसी मेंटेन हम कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, एक बार ही समराइज करते हैं। सबसे पहला था इजी फॉर्मेशन, इजीली फॉर्म हो जाती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट था इफेक्टिव कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसके लिए इसकी मैनेजमेंट जो होती है वो इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट, जो भी फंड्स इनको मिलते हैं वो ऑप्टिममली यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो किसके होती है? पब्लिक के प्रति ये लोग अकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था पब्लिक रेवेन्यू, जो भी कुछ ये अर्न करेंगे वो कहाँ पे जाएगा? पब्लिक रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अर्निंग से पब्लिक रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है। और लास्ट पॉइंट था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में सीक्रेसी मेंटेन हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती अपने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए पब्लिक को। तो ये थे कुछ मेरिट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। अब डिस्कस करते हैं इसके डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स मिनिस्ट्रीज के अंडर आती हैं, तो बेसिकली जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है उनमें मिनिस्ट्रीज का, बेसिकली गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्रीज का इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा होती है और उनको मिनिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ही सारा काम करना पड़ता है। वो अपने आप से खुद से कोई भी काम नहीं कर पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते, उनको मिनिस्ट्रीज की परमिशन लेनी पड़ती है फिर ही वो कोई काम कर पाते हैं। तो जिस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है इस तरह की एंटरप्राइजेज में कम होती है। तो ये इसका डीमेरिट है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब हमने बात की थी कि जो भी कुछ ये लोग अर्न करते हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो बेसिकली जो भी कुछ ये अर्न करेंगे वो जाएगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो इनके काम के लिए इनको डायरेक्ट कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, जिस वजह से इनमें लैक ऑफ मोटिवेशन होती है काम के प्रति कि हम चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर ले हमें फिक्स सैलरी ही मिलेगी, एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिस वजह से जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेस मोटिवेटेड होते हैं। तो ये इसकी डीमेरिट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस।
जो भी फंड्स हैं वो इन्हें गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिलते हैं और इनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही वो फंड्स यूज़ करने होते हैं। बेसिकली जो भी ये रेवेन्यू अर्न करेंगे वो भी वापस गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगी। तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके अपने फंड्स यूज़ नहीं कर पाते, गवर्नमेंट जैसे कहेगी वैसे ही इनको अपने फंड्स यूज़ करने होंगे। तो इस वजह से इनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, इनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने सारे फंड्स यूज़ करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, मिनिस्ट्रीज की क्वेरीज वगैरह सॉल्व करनी पड़ती है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इतना सारा पेपर वर्क होने की वजह से, इतने सारे क्वेरीज सॉल्व करने की वजह से उन्हें अपनी मैनेजमेंट, अपना काम और बेटर करने का टाइम नहीं मिल पाता और वो पुराने तरीक़ों से ही काम करते रहते हैं। तो जिस वजह से जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट हो जाती है, वो बेटर नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट है रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। बेसिकली ये पॉइंट भी सिमिलर ही है जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया। रेड टेपिज्म बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करना, जो भी प्रोसीजर है, पेपर वर्क है, फॉर्मेलिटीज़ है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो जैसे आपने कोई देखा होगा कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत सारे पेपर वर्क, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी पड़ती है, फिर जाके कोई काम होता है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स में जो काम का प्रोसेस है, वर्क का प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो होता है और जिस वजह से इनोवेटिव आइडियाज़, मैनेजमेंट वगैरह एफिशिएंट नहीं हो पाती। तो पेपर वर्क होना, एक्सेसिव पेपर वर्क होना और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो होप आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स सब कुछ समझ आया होगा और समझ आया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बेसिकली होती क्या है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने सभी अकाउंट्स मेंशन किए हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप वहाँ पर भी हमसे क्वेरी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।